हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कायाकल्प सर्टिफिकेशन लास्ट ईयर हुआ था और इस साल हम लोग बाकी कुछ सेंटर्स का हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम धीरे धीरे फेज मैनर में करते चले जाएंगे और जितने भी हमारे यहाँ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है उन सभी को कायाकल्प का सर्टिफिकेशन करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेना इसका। तो कायाकल्प का हमारा काम कैसे शुरू हुआ है और उसके बारे में ब्रीफ बता रहे हैं। 2014 में हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने। उनका उद्देश्य ये था कि हमारे पूरा देश के जो है सारा स्वच्छ भारत रहे और जितनी भी गंदगी हमारे पब्लिक प्लेस में होती है, चाहे वो सड़कों पे गंदगी हो रही हो, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो रही हो, जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स है अलग अलग, उन जहाँ कहीं भी ऐसी गंदगी हो रही हो वो उसको हम लोगों को हटाना है। उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली पब्लिक प्लेस पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए काम किया गया था। और हम सभी लोग इस अभियान से सभी लोग अच्छे से जानते हैं और हम लोग भी स्वच्छता के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्वच्छता के अगर पब्लिक प्लेस की बात करते हैं तो जितने भी हमारे शासकीय चिकित्सालय है, चाहे वो हमारा जिला चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज हो या सीएससी पीएससी या सब हेल्थ सेंटर हो, ये सभी हमारे पब्लिक प्लेस कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारा अस्पताल पब्लिक प्लेस है और हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हमको स्वच्छ वातावरण देने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य विभाग में जो स्वच्छता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग कायाकल्प का नाम दिया और ये हमारा कायाकल्प अभियान जो शुरू हुआ है वर्ष 2015 से शुरू हुआ। तो कायाकल्प अभियान को पूरे प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में एक फेज मैनर में या एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया गया है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई थी जिला चिकित्सालय से। तो आपने देखा होगा कि हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत काफी स्वच्छता की गई और सभी स्टाफ हमारा उसमें इन्वॉल्व होकर के अब हमारे जितने भी जिला चिकित्सालय है उनकी रूपरेखा पूरी बदल गई है। काफी साफ सुथरे और बिल्कुल अच्छे नजर आते हैं हमारे चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय, चाहे फिर वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, सिविल हॉस्पिटल हो, जहां जहां पे हम कायाकल्प का काम कर रहे हैं वहाँ काफी सारी साफ सफाई और एक अच्छा शुद्ध वातावरण हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं। तो अब हम लोग सबसे आखिरी में हमारा यूनिट आता है हमारे सब हेल्थ सेंटर। तो सब हेल्थ सेंटर पे हम लोगों ने कायाकल्प का काम जो है लास्ट ईयर से शुरू किया है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे 61 सब हेल्थ सेंटर्स को हम लोगों ने इसका कायाकल्प सर्टिफिकेशन दिया हुआ है और इस साल हम लोगों ने तकरीबन 3000 के आसपास सब हेल्थ सेंटर्स को कायाकल्प सर्टिफिकेशन के अंतर्गत लिया है। इसमें हमारा एक मैं रोकना चाहूंगा, इसमें 3000 तो हमारा ये भारत सरकार कहती है, लेकिन हमारा तो उद्देश्य यही है कि जितने भी HWC हमारे फंक्शनल हैं वो सभी की सभी कायाकल्प में आ जानी चाहिए। कुछ बहुत बड़े गैप हो सकते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइट का, पानी का, या फिर जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वहां पर उपलब्ध ही नहीं है। तो इन संस्थाओं को यदि हम छोड़ दिया जाए तो लगभग जितनी भी हमारी स्वास्थ्य संस्था है करीब 10,000 में से हम ये मान के चलें करीब 8,000 तो हो जानी चाहिए, क्योंकि आप हैं, आप काम भी कर रहे हैं। और जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो चेक पॉइंट्स जो हैं, जो हमारे बिंदु जो है वो बहुत लिमिटेड है। यदि हम रिकॉर्ड कीपिंग, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आवश्यक दवाइयां, जांच उपलब्ध रखेंगे तो इसके आधार पर हमारा स्कोर जो है वो 60-65 के ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा आप यदि मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्कोर जो है 75 के ऊपर आ जाएगा इजीली, जिससे हम कायाकल्प के अंतर्गत पुरस्कृत हो जाएंगे। तो मतलब जितने भी हमारे जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी HWC है सभी को इंटरनल असेसमेंट भर करके देखना है कि उनका स्कोर कहाँ पे आ रहा है और जहां जहां आपके गैप्स आ रहे हैं उस पर काम करना शुरू करना है। तो कायाकल्प का जो हमारा उद्देश्य है बेसिकली वो यह है कि हमारी जो स्वास्थ्य संस्था है वहां साफ सफाई हो, हाइजीन हो और हम लोग जो इन्फेक्शन फ्री हम लोग एनवायरनमेंट हमारे पेशेंट को दे। क्योंकि अधिकांश तौर पर ऐसा होता है ना, कई लोगों को बीमारी अस्पताल में आने के बाद कुछ ऐसा इन्फेक्शन डिसीज वो लेकर चले जाते हैं क्योंकि हमारे अस्पताल में दूसरा कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है उससे उसको बीमारी लग जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं ना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वाली जो बात करते हैं उससे हमें अस्पताल को फ्री रखना है। तो एक हमारा है कि साफ सफाई, हाइजीन और इन्फेक्शन फ्री हम लोग एनवायरनमेंट हमारे संस्था में बनाए रखें। और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जितना भी हमारा स्टाफ जिस संस्था पे पदस्थ है जो क्लीनलीनेस, हाइजीन और इन्फेक्शन के लिए काम कर रहा है उस संस्था को इंसेंटिवाइज करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए हमारे यहाँ पे 3 तरीके के अवार्ड्स रखे हुए हैं। पहला हमारा अवार्ड होता है
विनर का जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक विनर का अवार्ड होता है, 2 रनर अप के अवार्ड होते हैं और तीसरा हमारा कमांडेशन का अवार्ड होता है। तो जिसका भी 70% से ऊपर इसका स्कोर आया उसे कोई ना कोई अवार्ड तो मिलेगा ही जिले के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस आधार पर सभी जो संस्थाएं काम कर रही है उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। लास्ट ईयर जो हमारी 61 CHOs ने अच्छा काम किया था उन लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिए हैं और जो टॉप 3 थी उन लोगों को स्टेट लेवल पे बुला करके सीएम के माध्यम से उनको 6 लोगों को हमारे सीएम के माध्यम से उनको अवार्ड दिया गया था। तो हम उन सभी संस्थाओं को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, चाहे फिर वो हमारे जिला अस्पताल हो चाहे हमारे सबल सेंटर हो। फिर दूसरा है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा असेसमेंट है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारी संस्था को आज हमने तैयार किया हुआ है तो ये संस्था हमारी इसी प्रकार से हमेशा साफ सुथरी रहे, वहां पे हाइजीन हमेशा बना रहे और इन्फेक्शन कंट्रोल रहे। तो इसमें ना कंटिन्यूअस हमारे असेसमेंट होते हैं। तो जैसा पहला इंटरनल असेसमेंट हमारी सभी CHOs करेगी, उसमें जो गैप निकल करके आएगा उस गैप के लिए उसको फुलफिल करने के लिए काम करेगी। फिर उसके बाद जिसका 70% से ज्यादा आ गया है तो फिर हम उसके बाद उनका पीयर असेसमेंट करेंगे। पीयर असेसमेंट का मतलब ये है कि आपके जिले के दूसरे जो लोग हैं जो कायाकल्प का काम जानते हैं, जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी हुई असेसमेंट की, वो लोग आपकी संस्था पे आकर के आपका असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से और गैप्स बचे हुए हैं। ठीक है, फिर जब आपके पीयर असेसमेंट हो जाता है, अगर पीयर असेसमेंट के बाद आपको 70% से ज्यादा स्कोर आया है तो फिर स्टेट लेवल की टीम आकर के आपकी फैसिलिटी को असेस करती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है असेसमेंट करने का, ताकि हम अपनी जो सर्विसेज की गुणवत्ता को दिनों दिन इम्प्रूव करते चले जाए, है ना। और जो भी हम काम कर रहे हैं इस काम को ये हमारा सस्टेनेबल रहे, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है तो अब मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस बनाने का हमारा कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य है। और इसका जो हम लोग कहते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है इसमें, है ना। तो हमारा इसका जो असेसमेंट है इसका प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो जो असेसमेंट हम लोग करते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल दिया हुआ है। चाहे वो इंटरनल असेसमेंट करोगे तो सेम उसी एक ही जो चेकलिस्ट है उसी का इस्तेमाल होगा। पीयर असेसर आएंगे वो भी उसी चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे स्टेट लेवल से आएंगे वो लोग भी इसी एक ही सेम टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब एक ही पैमाने पर आपको अलग अलग लोग देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है। ठीक है, फिर है वहां पे पीयर रिव्यू का सिस्टम है। पीयर रिव्यू का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो वो आपकी सिर्फ जो गैप्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, गैप्स आइडेंटिफाई करके उस गैप्स को कैसे फिल करना है उसके लिए भी आपको हैंड होल्ड करेगा वो। ठीक है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे कैश अवार्ड है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सभी को हमारे कैश अवार्ड दिए जाते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमांडेशन 70% से ज्यादा स्कोर जितने फैसिलिटी का आएगा। जैसे अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ कि आज जबलपुर के लोग यहाँ पे है, जबलपुर में मेरे पास 100 सबल सेंटर को कायाकल्प का मुझे सर्टिफिकेशन देना है और 100 में से 90 को 70 के अब स्कोर मिला है तो उन सभी को कमांडेशन का कैश अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि मतलब 1 या 2 को दे दिया तो नहीं मिलेगा, जितने लोगों ने किया हुआ उन सभी को मिला, क्योंकि आप लोगों ने उसमें काफी एफर्ट्स लगा करके अपनी संस्था को 70% स्कोर तक लेकर के आए हैं। और फेलिसिटेशन हम लोग स्टेट लेवल पर और स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर करते हैं। स्टेट जो कायाकल्प का फेलिसिटेशन है वो स्टेट लेवल पर होता है और अगर आप एनकॉस में जाएंगे तो आपका फेलिसिटेशन जिसका अच्छा स्कोर रहा है तो वो नेशनल लेवल तक जाते हैं फेलिसिटेशन। तो हमारा असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला असेसमेंट, जैसा आज आपका ओरिएंटेशन हो रहा है तो आपको एक जो चेकलिस्ट आपके CPSC कंसल्टेंट को दी गई है वो CPSC कंसल्टेंट उस चेकलिस्ट को आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट कर लीजिएगा उसी चेकलिस्ट पे। और ये असेसमेंट मुझे हम लोगों को स्टेट लेवल पे 10 तारीख तक चाहिए। तो सभी CPSC कंसल्टेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे आज का ओरिएंटेशन कंप्लीट होगा कल आप सभी CHOs को चेकलिस्ट दे दीजिएगा। 100% CHOs को चेकलिस्ट दे दीजिए आपके जिले की और उन सभी से असेसमेंट करा करके चेकलिस्ट मंगा करके हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो मेल ID है उसमें आप इसको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के बाद होता है पीयर असेसमेंट। तो जिन जिन CHO का 70% से ज्यादा स्कोर हो गया इंटरनल असेसमेंट में आपने चेकलिस्ट के बाद में, तो उसके बाद जो हमारे जो पीयर असेसर्स है वो लोग आपके फैसिलिटी को दोबारा से असेस करने आएंगे कि जो आपने नंबर दिए हैं, क्योंकि हर चेक पॉइंट के ऊपर 012 012 नंबर दिए जाते हैं जो मैं आगे बताऊंगी।
तो अगर वो नंबर आपके दिए तो वो आपको रीचेक करने आएंगे कि क्या वास्तविकता में आपने जहाँ 2 नंबर दिया है वो वहां पे आपके यहाँ उपलब्ध है या नहीं है। तो वो उसके हिसाब से आपको दोबारा रीअसेस करेंगे और आपको पॉइंट्स देंगे। अगर आपका उसके पीयर असेसमेंट के बाद भी 70% से ज्यादा स्कोर आ रहा है तो फिर आपके यहाँ पे स्टेट असेसमेंट होगा। फिर स्टेट लेवल की टीम आएगी और वो देखेगी कि पीयर असेसर्स ने आपका जो असेसमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे काम किया गया है या नहीं किया गया है। और इस पूरी प्रोसेस में जो भी आपको असेस करने के लिए आएगा वो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा अगर कोई चेक पॉइंट आपने अचीव नहीं किया है तो। ठीक है, तो कायाकल्प में हमारे पास इंटरनल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और स्टेट असेसमेंट होता है। और जो नेशनल असेसमेंट लिखा हुआ है, तो जब आप एनकॉस के लिए जाएंगे, जैसे आपने स्टेट असेसमेंट का आपका 70% से ज्यादा स्कोर आ गया है, तो उसके बाद हम आपको एनकॉस के लिए तैयार करेंगे। तो एनकॉस के लिए होने के बाद आपका असेसमेंट करने के लिए फाइनली नेशनल लेवल की टीम आती है। तो जितनी भी इस साल जो जो संस्था हमारी लक्ष्य सर्टिफिकेशन के लिए काम करेगी और वो सर्टिफाई हो जाती है, तो अगले साल वो लोग एनकॉस के लिए काम करेगी। जैसे लास्ट ईयर हमारी 61 फैसिलिटीज स्टेट कायाकल्प का सर्टिफिकेशन हुआ था, तो इस साल वो लोग एनकॉस के लिए क्वालिफाई करने वाली है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरनल पीयर असेसमेंट, तीनों चीजें अभी मैं आपको पहले इसमें बता चुकी हूँ। आगे बोलो। तो जो कायाकल्प का जो हमारा पूरा जो चेकलिस्ट है उसमें 3 हमारे ये दिए गए एरियाज, मतलब 3 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। तो हर चेकलिस्ट में हमारे पास 7 थीमेटिक एरिया है, मतलब 7 हमारे पास मेजर एरिया दिए गए हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे अस्पताल में जैसे फर्स्ट हमारा थीमेटिक एरिया है हॉस्पिटल फैसिलिटी अपकीप, मतलब हमारी संस्था साफ सुथरी और व्यवस्थित रहे, सबसे पहला वाला हमारा थीमेटिक एरिया है। सेकंड थीमेटिक एरिया हमने दिया है सैनिटेशन एंड हाइजीन, वहां पे सैनिटेशन और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो, उसका सेकंड थीमेटिक एरिया है। थर्ड एरिया वेस्ट मैनेजमेंट का। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास 7 थीमेटिक एरिया दिए गए हैं जो हम आगे चल के अपन एक एक उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड है, जितने भी हमारे थीमेटिक एरिया है उसके अंतर्गत 54 हमारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर थीम को किस क्राइटेरिया के अंतर्गत नापेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे उसके क्राइटेरिया वो आगे चल के आएगा हमारे सारा ये है। और जो हमने क्राइटेरिया बनाए हैं फिर उस क्राइटेरिया के अंतर्गत हमारे चेक पॉइंट है कि जो अगर हमने और इन चेक पॉइंट्स पे हम लोग नंबर देते हैं। और नंबर देने का भी हमारा तीन तरीका है, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब है कि जो भी हमने चेक पॉइंट दिया है वो चेक पॉइंट आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें 0 मार्क्स देंगे। अगर पार्शियली आपके पास काम किया हुआ है उस चेक पॉइंट पे तो 1 नंबर देंगे, और आपका वो चेक पॉइंट पूरा काम किया हुआ टोटल कंप्लायंस है तो हम उस पर 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो चेकलिस्ट है पूरी 12 इनकी छोटी ना कितनी पेज की है, 12 पेज की चेकलिस्ट है। तो 12 पेज की चेकलिस्ट में जो 7 हमारे एरिया है वो 7 थीमेटिक एरिया को 54 क्राइटेरिया 120 चेक पॉइंट पे दिया हुआ है। तो 120 चेक पॉइंट पे हमको कितने पॉइंट्स लेने हैं, 2-2 पॉइंट्स लेने हैं। इसको हम ध्यान रखेंगे, हम एक भी चेक पॉइंट पे फेल नहीं होने चाहिए। तो 120 चेक पॉइंट पे अगर हम पास होते हैं तो हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, 240 नंबर आएंगे, है ना। तो 240 नंबर हमको लेने हैं। तो हमारा कट ऑफ क्या दिया हमने, 70% दिया है। तो 240 में से आप कितने पॉइंट 70 लेकर के आएंगे तो हमारा 70% बनेगा, उसको हमें फोकस करके चलना है। ये पॉइंट हो चुका है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने दिया है क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है हॉस्पिटल अपकीप जिसमें हमारे 40 पॉइंट्स है। ठीक है, सैनिटेशन एंड हाइजीन में हमारे 40 पॉइंट्स है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी 40 पॉइंट्स है, इन्फेक्शन कंट्रोल में 40 पॉइंट्स है, सपोर्ट सर्विस में 20 है, हाइजीन प्रमोशन में 20 है, और आउटसाइड हॉस्पिटल बाउंड्रीज है इसमें हमारे 40 पॉइंट्स है। तो हर एक जो हमारे क्राइटेरिया जो दिए हुए हैं हमारे थीमेटिक एरिया, तो उसके हमारे ये सारे अलग अलग हमारे कितने कितने चेक पॉइंट्स है वो उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। तो मुझे अगर हॉस्पिटल अपकीप की बात कर रही हूँ तो मुझे 40 में से अगर 70% लाना है तो कितने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, कोई बोलेगा जिले से, अगर कोई बताएगा? 70% लाना है तो कितने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे? 140। 140 है नहीं, तो आपके पास 40 पॉइंट है टोटल हॉस्पिटल अपकीप में, है ना, 40 पॉइंट है। ठीक है,
पहला वाला जो मेरा थीमेटिक एरिया है वो हॉस्पिटल अपकीप का। ए पे देखिएगा ना, हॉस्पिटल अपकीप में 40 पॉइंट दिए हैं। 40 में मुझे 40 से में से 40 में तो मेरा 100% होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैडम 28 और 30 अराउंड हमको इसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 में से अगर 30 पॉइंट भी मिलते हैं तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे जितने जितने पॉइंट्स मेरे सारे अलग अलग थीमेटिक एरिया में दिए हैं, तो उसका मान करके चलो हमको 70 से अब हमारे पॉइंट्स लाने हैं। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक एक थीमेटिक एरिया को लेकर के बात करूंगी। तो पहला थीम मेरा था हॉस्पिटल अपकीप का। ठीक है, और फिर साथ में मैंने कहा था कि मेरे सारे जितने भी मेरे थीमेटिक एरिया है उसमें मेरे टोटल 7 थीमेटिक एरिया में 54 क्राइटेरिया है। तो मेरा जब मैं फर्स्ट वाला जो थीमेटिक एरिया ले रही हूँ हॉस्पिटल अपकीप में, तो इसमें आप देखिएगा कितने आपको दिख रहे हैं, 10 मेरे इसमें क्राइटेरिया है। मतलब मेरे हॉस्पिटल अपकीप मेरा थीमेटिक एरिया हॉस्पिटल अपकीप हो गया है। इसके क्राइटेरिया में 10 मेरे क्राइटेरिया है, और 10 क्राइटेरिया के साथ में फिर मैं आगे चल करके आपको अलग अलग पॉइंट्स बता चली जाऊंगी कैसे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लेती हूँ थीमेटिक एरिया का क्राइटेरिया 1 जो है पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल। पेस्ट और एनिमल कंट्रोल, वहां पे देखा जाएगा कि आपकी जो संस्था है वहां पे कोई स्ट्रे एनिमल या कोई जानवर तो नहीं आ रहा है आपके इसमें, या आपके संस्था में कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं घूम रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, ये हमको हमारी संस्था पे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए है। ये क्राइटेरिया हमारा एक हुआ। ये सेकंड क्राइटेरिया मेरा है लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग एंड योगा। सेकंड क्राइटेरिया है कि मेरी संस्था पे जो बाहर का आंगन गार्डन है वो साफ सुथरा होना चाहिए, गार्डनिंग की जानी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, गार्डनिंग वहां पे प्लांटेशन होना चाहिए, और योगा वहां पे होना चाहिए। ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया है। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया ये है कि जो मेरा जितना भी ओपन एरिया है ना, वो ओपन एरिया मेरा साफ सुथरा हो। ये मेरा थर्ड क्राइटेरिया है। अब ये सारे अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं, इन सभी क्राइटेरिया के अंतर्गत अलग अलग चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उन सारे चेक पॉइंट्स के माध्यम से हम ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा करते करते जितने मेरे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो आप ये देखिएगा इसमें एक वर्क प्लेस मैनेजमेंट भी एक क्राइटेरिया है। देखिए पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल के आप लेफ्ट साइड में देखिएगा, वहाँ वर्क प्लेस मैनेजमेंट भी एक क्राइटेरिया। तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट के सामने आप देखिएगा 5S लिखा हुआ है। ये है आगे लेना पूरा। तो 5S क्या है, एक प्रकार ये 5S एक आपका फैसिलिटी को अपकीप करने का क्राइटेरिया है, जिसका मतलब है सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो मुझे अगर मेरी संस्था को प्रॉपर वेल मेंटेन करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि मेरे अस्पताल जितनी भी मेरी सर्विस डिलीवरी यूनिट है, चाहे मेरी ओपीडी हो, चाहे मेरा ड्रग स्टोर हो, चाहे मेरी फार्मेसी, चाहे मेरा लेबोरेटरी हो, या मेरा जहाँ पे मैं प्रेग्नेंट वुमन का एएनसी क्लिनिक लगा रही हूँ, या मैं आयरन सुक्रोज लगा रही हूँ, तो मेरे अलग अलग सर्विस एरियाज है। वो सर्विस एरिया पे जो भी मेरे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे रजिस्टर्स है, स्टॉक्स है, सारा प्रॉपर वहां पे मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरे पास जितना भी सामान है उसको सॉर्ट करूंगी। जो सॉर्ट का मतलब ये होगा, जो मेरे काम की चीज है मैं रखूंगी, जो काम की चीज नहीं है उसको वहां से हटा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने सॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद मैं उसको सेट कर रही हूँ। मतलब जो सामान मेरा जिस कमरे के लिए जरूरी है, मैंने उस सामान को उस कमरे में प्रॉपर से सेट कर दिया। फिर सेट करने के बाद मैं उसको बराबर से उसको जैसा मैंने जमा दिया। सेट करके मैंने जो जो चीज जहां रखनी है अपने उपयोग जरूरत के हिसाब से मैंने उसको वहां पे उसको प्रॉपरली जमा दिया, और उसको मैं कंटिन्यूस उसको क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसको मैंने स्टैंडर्डाइज किया कि मेरा जो सामान है, ये सामान अगर मैं ये सामान मेरी अलमारी के फर्स्ट रैक में जाना है, फर्स्ट रैक के लेफ्ट साइड में रहेगा, तो वो सामान मेरा उस अलमारी के फर्स्ट रैक में ही रखा रहेगा। फिर लास्ट में है सस्टेन जो है, अब जो जिस तरीके से मैंने सॉर्ट, सेट, शाइन और स्टैंडर्डाइज किया है, तो इसको मैं इसी प्रकार से रखूंगी ताकि मेरी संस्था पर कभी भी कोई भी आए तो उसको भी असुविधा ना हो। अगर मैं कभी छुट्टी पर चली गई हूँ, कोई नया बंदा मेरी जगह पे कुछ दिन के लिए काम करने आया है, तो उसको भी मेरे यहाँ पे आकर के सामान ढूंढने में परेशानी ना हो, है ना। तो ये हमारा 5S क्राइटेरिया होता है, जिसको फॉलो करके हम हमारी संस्थाओं को अपकीप करते हैं। नेक्स्ट उसके आगे। तो ये आप देखिएगा
मेरा 5S का ये एक एग्जांपल दिखा रही है मैं आपको, जिसमें जो एक इस अलमारी को देखिए, सेम सेम संस्था की सेम अलमारी ये है। तो एक जगह पे पहले सामान कैसा रखा हुआ था, लेकिन जब उसको प्रॉपरली सेट किया गया है तो अब कितनी व्यवस्थित लग रही है। तो अगर किसी चीज को अपन व्यवस्थित रखते हैं तो उसका हमारा फायदा क्या है, प्रीवियस लेना पहले वाली। तो अगर हमने सामान सही तरीके से रखा है तो हमारा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हमारा काम करने की जो जगह है वो साफ सुथरी रहती है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज दिखती है, सेफर वर्किंग कंडीशन, हमें काम करने के लिए एक अच्छा साफ एनवायरनमेंट मिलता है, हमें सामान को ढूंढने और निकालने में टाइम नहीं लगता है, हमारा वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और हमारे अगर हम सामान को प्रॉपरली सेट करके रखेंगे तो हमको ज्यादा जगह मिलेगी काम करने के लिए। तो ये हमारा 5S क्राइटेरिया है। अगर हम हर जगह पे इस प्रकार से हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेरी संस्था में मुझे कायाकल्प को सर्टिफिकेशन करने में मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो कायाकल्प है वो इन्हीं चीजों के लिए है, संस्था को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए कायाकल्प है। नेक्स्ट लो। हाँ, अब ये मेरा नेक्स्ट है कायाकल्प का चेक पॉइंट थीमेटिक एरिया, जो मेरा हो गया बी है, सैनिटेशन एंड हाइजीन का है। इसमें 10 क्राइटेरिया है, 20 चेक पॉइंट्स है, 40 मार्क्स है, वेटेज इसका 16.6 का है। आगे ले लो। तो इसमें भी 10 क्राइटेरिया है। तो इसमें सैनिटेशन क्लीनलीनेस हाइजीन में क्या चाहिए है, क्लीनलीनेस ऑफ क्लिनिक रूम, आप जहाँ पे ओपीडी लगा रहे हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वहां धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जाले नहीं होने चाहिए, किसी भी चीज पे डस्ट नहीं लगी होनी चाहिए, है ना, एक ये हो गया। नेक्स्ट है क्लीन प्रोसीजर एरिया, लैब और डायग्नोस्टिक जहाँ पे आप कर रहे हैं वो भी आपका एरिया बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और 5S के अकॉर्डिंग सारी चीजें वहां पे जमी होनी चाहिए। आपका स्टोर है, आपका स्टोर रूम है, वहां पे भी साफ सुथरा, मतलब 5S आपका हर जगह पे लग रहा है। क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, टॉयलेट आपका बराबर, मतलब वीकली आप क्लीन कर रहे हैं, वहां पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी सैनिटेशन एंड हाइजीन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पूरे 10 क्राइटेरिया है। अच्छा, इसमें एक और भी चीजें हैं कि ड्रेनेज एंड सीवेज मैनेजमेंट, पानी जो आपकी संस्था से है वो बाहर प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कहीं क्लॉगिंग तो नहीं है, कहीं स्पिल होकर के बाहर आपकी संस्था में तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी थीमेटिक एरिया 2 में आती है, बी में आता है। नेक्स्ट ले लो। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं वो चेक बॉक्स में अपना नाम, अपने जिले का नाम और अपनी संस्था का नाम, ये तीनों डाल दे उसमें। ठीक, थर्ड है हमारा नहीं, ये मेरा थर्ड है हमारा थीमेटिक एरिया वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं कि हमको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो करके हमारी संस्था में जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करके डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसके लिए हमारे 10 क्राइटेरिया है, 20 चेक पॉइंट है, 40 मार्क्स है, और वेटेज इसका 16.6 का है। ठीक, यहाँ से बाहर आ जाए। किसने बात कर दी? अच्छा, हाँ, तो इसके भी अपने ये है। नेक्स्ट इसका, तो अब यहाँ पे देखिएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, आपके संस्था से जो भी कचरा निकल रहा है तो वो बराबर से जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के जो बिन दिए गए 4 कलर के, लाल, पीला, नीला और हरा, तो वो कचरा उसी बिन में ही जाना चाहिए। ठीक है, सारे कचरे को मिक्स नहीं करना है, सेग्रीगेट करके कचरे को डालना है। फिर हमारा जो कचरा कलेक्ट हो रहा है वो कलेक्शन और उसका डिस्पोजल के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, वो सेकंड हमारा क्राइटेरिया है। फिर हमारे पास जो शार्प का निकलता है ना, शार्प मतलब क्या हो गया, आपकी सिरिंजेस हो गई है, जो आपके एम्पूल है, वायल है, तो इसको आप किस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं है। जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, अगर आपके पास डेली या लेके जाने के लिए कोई नहीं है तो आप जो कचरा निकल रहा है पर डे का, उसको आप कहाँ पे स्टोर करके रख रहे हो, उसका डिस्पोजल कैसे कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट कैसे करते हो। हैजार्डियस वेस्ट के लिए हमारे पास एक ही चीज है, हम लोग ये निकलता है मर्क्यूरी है, वो हैजार्डियस वेस्ट में आता है। लेकिन हमारे किसी भी संस्था पे हम लोग मर्क्यूरी बेस्ड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप लोग अपनी संस्था के ऊपर चिपका सकते हो कि मर्क्यूरी फ्री फैसिलिटी।
तो ये आपका जो चेक पॉइंट इसके आएंगे तो वो दोनों में आपको 2-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक आपका सिंपल सा उसमें संस्था पर आपने अगर ये लगा दिया तो वो निकल हो जाएगा, इसमें ये है ना। फिर सॉलिड जनरल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड जनरल वेस्ट मैनेजमेंट आपका जो भी साधारण कूड़ा कचरा निकलता है तो उसके लिए आपके पास बाहर संस्था के बाहर उसके लिए कुछ जो आजकल चलते हैं ना कि नीला और हरा वाला वेस्ट बास्केट रखा है कि नहीं रखा है, उसमें लिक्विड डाल रहे कि नहीं है। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो लैब से आपके जो लिक्विड निकल रहा है, जो इन्फेक्शियस वेस्ट निकल रहा है, उसको आप ट्रीटमेंट करके फेंक रहे हो या ऐसे ही पानी में बहा दे रहे हो, ये देखा जाएगा। फिर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, तो बायोमेडिकल वेस्ट के को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें सप्लाई में अवेलेबल है वो इसमें पूछा गया है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है वो उसके बारे में, तो इन सारे क्राइटेरिया के अंतर्गत दो चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। उन दो चेक पॉइंट्स को आप लोग फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको उसमें अगर है टोटली है तो आपको 2 पॉइंट्स देना है, पार्शियली है तो 1 नंबर देना है, और बिल्कुल भी नहीं है तो 0 नंबर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड वाला थीमेटिक एरिया हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट का। अगला ले लो। हाँ, तो अब हमने इसमें ये भी बताया है कि जो हमारे संस्था पे जो वेस्ट आपकी कलर कोडेड बीन्स रहेगी तो उसमें कौन कौन सी चीजों को डिस्पोज ऑफ करना है। तो येलो में हमारा जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट निकलता है वो सारा इसमें जाएगा, और उससे संबंधित जितने भी गंदा कपड़ा है, दवाई या प्रयोगशाला कचरा, वो सारा येलो में जाएगा। फिर दूषित प्लास्टिक हमारा रेड में जाएगा, जो आप लोग जिससे ट्यूबिंग्स वगैरह यूज करते हो, आपने आयरन सुक्रोज लगा रहे हो उसके सारे ट्यूबिंग्स निकलेगा, वो डालना है। आप ग्लव्स इस्तेमाल करते हो, पीपीई किट आपने इस्तेमाल करी है तो उसको इसमें डालना है। तो वो सारी चीजें इसमें इसके अंतर्गत आती है। फिर आपके यहाँ पे जितने भी वायर्स है ना, वायर जितना भी आपका कांच वाला सामान जो निकल रहा है वो आपको डालना है ब्लू वाले में। और जितनी भी आपकी नीडल्स निकलती है, चाहे स्कैल्पल हो, नीडल हो, फिर आपका मतलब जिसमें आपका ये लगा हो, सुई हो, है ना, वो सारी चीजें आपको सफेद रंग के पंचर प्रूफ में डालनी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें सारी चीजों को अलग अलग कलर के जो बिल्स दिए गए हैं उसमें हमें डिस्पोज ऑफ करना है। और जो जनरल वेस्ट है हमारा, तो जनरल वेस्ट को भी हमने 2 पार्ट में किया हुआ है। एक हमारा ऐसा कचरा जो रिसाइकल होता है, रिसाइकलिंग वाले को हमको ब्लू में डालना है। और जो बायोडिग्रेड होता है, जो मिट्टी में डालने से उसमें मिक्स हो जाता है, वो वैसे वाले कचरे को हमें हरे वाले में रखना है। जितना भी खाने वाली चीज है, जो खाने का छिलके हो गए हैं, खाना हो गया, ये है, ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। ये मतलब जमीन मिट्टी में जाकर के वहां पे रहते नहीं, ये वहां पे जाकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे वाले कचरे को हमको ग्रीन बकेट में डालना है, और जिनको हमको रीयूज के लिए भेजना है, जैसे पेपर हो गया है, आपके प्लास्टिक कवर वगैरह हो गए हैं, ये पॉलिथीन बैग्स वगैरह जो आपको रीयूज होगा है, उसको हमें ब्लू वाले बिन में डालना है। तो ये हमारा इस प्रकार से जनरल वेस्ट को डालने के लिए ये नियम बने हुए हैं। फिर हमारा है इन्फेक्शन कंट्रोल का। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारे जो है उसमें मेजर चीजें जो आती है, हैंड हाइजीन आता है। हैंड हाइजीन के अंतर्गत हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, उसके पहले हाथ धोना है। पेशेंट को एग्जामिन कर लिया उसके बाद हाथ धोना है ना, क्योंकि उस पर इन्फेक्शन, पेशेंट का इन्फेक्शन आपको आने का खतरा और आपका इन्फेक्शन पेशेंट को जाने का खतरा है। तो हर बार जब भी आप कोई पेशेंट देख रहे हैं, हैंड वॉश करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हैंड वॉश मतलब पानी से भी कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास सैनिटाइजर है, उससे भी हम हाथों को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी आप कोई इंफेक्शियस केस को देखना है तो उसके लिए आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग 1 या 2 सेट अपने पास ला करके रखिए। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन वो प्रैक्टिस में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो भी हमारे लिए चेक पॉइंट है। ये ना हमारा क्राइटेरिया है, और इसके भी हमारे 2 चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर आप जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आप लोग यूज कर रहे हो उसको डिकंटामिनेट और क्लीन करने के बाद ही आप उसको ऑटोक्लेव कर रहे हो, ये देखा जाएगा। तो आप किसी की भी आप थोड़ा सा सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हो, किसी के आपने ये फर्स्ट एड किया है या आपने उसके पट्टी वगैरह बांधी, जो भी किया है, किसी का आपने वुंड की सफाई करके उसको फर्स्ट एड दिया है, तो उसके बाद उसमें भी जो आपके इक्विपमेंट आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर डिकंटामिनेट करना है, उसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद उसको ऑटोक्लेविंग के लिए डालना, ताकि उसको हम डिसइंफेक्ट करके हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट।
फिर है स्पिल मैनेजमेंट, ये आपके यहाँ पे सपोज किसी भी मरीज का कोई भी बॉडी फ्लूइड गिर गया, स्पिल हो गया है, तो उसको आप किस तरीके से साफ करते हो, है ना, वो पूरा मैकेनिज्म देखा जाएगा, है ना। आइसोलेशन एंड बैरियर नर्सिंग, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड के समय जितने भी हमारे जो कोविड पॉजिटिव केसेस आते थे उनको आइसोलेशन में रखते थे। रीजन ये था कि उनका इन्फेक्शन जो नॉन इन्फेक्शियस है उन लोगों में ना जाए। तो ऐसे अगर आपकी संस्था पे कोई इन्फेक्शियस केस आता है तो उस केस को आपको बाकी पेशेंट से अलग रखना है ताकि उसकी बीमारी दूसरे लोगों को ना लगे, ठीक है। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आपका नॉलेज कितना है, आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस पर भी दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, उसमें है ना। फिर है सर्विलेंस एक्टिविटी, जो बीमारियां हो रही है आप उसका प्रॉपर सर्विलेंस रख रहे हो, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है या मिजल्स हुआ है, तो इन सब का रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर है कि नहीं है, और रिकॉर्ड लेकर के आप प्रॉपर फर्दर हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके बारे में पूरा पूछा जाता है, उसमें पूछा गया है। फिर लास्ट में है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल के लिए आपकी जो फैसिलिटी है, जो भी ये है वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, पानी आपके यहाँ प्रॉपर है कि नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपके सवाल इसमें पूछेंगे, ठीक है। फिर हमारा ई है सपोर्ट सर्विसेज के लिए। सपोर्ट सर्विसेज में हम लोग देखते हैं इसमें 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 10 चेक पॉइंट है, 20 मार्क्स है और वेटेज इसका 8.3 का है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉन्ड्री सर्विस आता है, लॉन्ड्री सर्विस है, लिनन मैनेजमेंट है, वाटर सैनिटेशन है, स्टोरेज स्पेस है, हाउस कीपिंग सर्विस है एंड आउटरीच सर्विसेज, ये 5 हमारे इसका क्राइटेरिया है। लॉन्ड्री सर्विस का बेसिकली पर्पस ये है कि आपके अस्पताल में जो भी आप लोग चादर, पिलो कवर्स या कर्टेन्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसकी साफ सफाई की आपकी व्यवस्था क्या है ना, और आप कितने पीरियडिकली आप उसको क्लीन करते हो, आप हर 15 दिन में करते हो, महीने में करते हो, है ना, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। और जो क्लीनिंग क्या आपके संस्था पर होती है या आप कहीं बाहर भेजते हो, ये सारा इसमें इस क्राइटेरिया के अंतर्गत देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है वाटर सैनिटेशन। वाटर सैनिटेशन में अगर आपके पास ओवरहेड टैंक है तो ओवरहेड टैंक में जो पानी का जो टंकी की जो सफाई होती है, सफाई करने का पीरियड कितना है, मतलब कितने इंटरवल पे आप उसको क्लीन करते हो, आप क्या टैप जो नल से पानी आ रहा है तो पानी कहीं आपका उसमें से रिस तो नहीं रहा है, बह तो नहीं रहा है, वो सारा इसमें आता है। और तीसरा है अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कुछ व्यवस्था है क्या, वो वहां पे देखी जाती है। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस के लिए, तो आपका जो स्टोर रूम है उस स्टोर रूम में आपने सारी चीजें कैसे व्यवस्थित रखी है, फर्स्ट मतलब सबसे पहले तो प्रॉपरली व्यवस्थित है कि नहीं है, आपकी टैबलेट अलग रखा है, इंजेक्शन अलग रखे, सलाइन अलग रखा हुआ है और इंजेक्टेबल्स अलग रखे, वो सारी चीजें उसमें देखी जाती है। फिर उसके बाद आप जो उसका इस्तेमाल कर रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तरह से कर रहे हो या फर्स्ट टू एक्सपायर तो फर्स्ट टू यूज कर रहे हो, ये सारा उसमें उस क्राइटेरिया के अंतर्गत देखा जाता है। फिर हाउस कीपिंग सर्विसेज में जो आपके यहाँ पे संस्था पे जो साफ सफाई की जा रही है, तो साफ सफाई दिन में कितनी बार की जाती है, तो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है उसको ग्लव्स मतलब हैंड हाइजीन के बारे में मालूम है क्या, उसको पोछा लगाने का तरीका मालूम है क्या, डी डायरेक्शन पोछा लगाया जाता है, कचरा अंदर से बाहर ले जाता है या बाहर से अंदर ला रहा है, ये सारी चीजें हमारे इस हाउस कीपिंग वाले क्राइटेरिया में देखी जाती है। फिर हमारा है नेक्स्ट है आउटरीच सर्विसेज। आउटरीच सर्विसेज जैसा कि सभी सीएचओ को अपने जो उनका सब सेंटर वाले एरिया में जितने भी विलेजेस आते हैं उसमें उन्हें आउटरीच सर्विसेज देने जाना होता है, चाहे वो एएनसी की हो चाहे एनसीडी की हो, है ना, ये सारी सर्विसेज आप लोग देती हो। तो ये आउटरीच सर्विसेज जो आप लोग दे रहे हैं तो इसका भी आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइजीन प्रमोशन के लिए है, ठीक है। हाइजीन प्रमोशन के भी 5 क्राइटेरिया है, 10 चेक पॉइंट है, 20 मार्क्स है और 8.3 का वेटेज है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है कम्युनिटी मॉनिटरिंग एंड पेशेंट पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटी मॉनिटरिंग एंड पेशेंट पार्टिसिपेशन का से तात्पर्य ये है कि आपकी संस्था पे अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वो आपके संस्था पे हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ कोऑपरेट कर रहा है क्या, आपकी संस्था पे आपने हैंड वॉशिंग के बारे में लिखा है क्या, है ना, एक और हैंड वॉशिंग के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, है ना, स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के वो भी लगा है क्या, है ना, और इन्फेक्शन से कैसे बचना है इसके बारे में आपकी संस्था पर
कोई चीजें लगाई है कि नहीं लगाई है, ये इस फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में आता है। फिर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, तो जब आप लोग आउटरीच सर्विसेज देने के लिए जाते हो तो आपने स्कूल्स में कितने सेशंस लगाए, बच्चों को कितना बताया, आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के आपने कितने लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी है, महिलाओं को ट्रेनिंग कितनी दी, बच्चों को कितना दिया है, कौन कौन सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं आप, है ना। लीडरशिप एंड टीम वर्क में आपके उस क्षेत्र के पंचायत के प्रतिनिधि, उनको कितना आपने इन्वॉल्व किया, स्कूल टीचर्स को कितना इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई लोकल एनजीओ है या वहाँ का कोई लीडर है या पीयर एजुकेटर्स है, उनको आपने अपने इस कार्यक्रम के साथ कितना जोड़ रहे हो, और स्वच्छता के बारे में आपने उन लोगों को कितनी ट्रेनिंग दी, क्योंकि हम लोगों को स्वच्छता सिर्फ अकेले संस्था की नहीं रखनी है, स्वच्छता हमें पूरे गांव की स्वच्छता की तरफ हमको ध्यान देना है। तो ये लीडरशिप एंड टीम वर्क के बारे में पूछा गया है। फिर है ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो नेक्स्ट ये है कि आपने अपने साथ में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी कितनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी है अलग अलग टॉपिक पे। टॉपिक हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर, टॉपिक हो सकता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, टॉपिक हो सकता है आपका कायाकल्प को मैटर को लेकर के कि हमारी संस्था को अपडेट कैसे रखेंगे, और टॉपिक ये हो सकता है कि हमारे आसपास के वातावरण को कैसे हम साफ सुथरा रखें, उसके लिए आपने पंचायत की, स्कूल टीचर्स की वगैरह कितनी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, ये सारा हमारा इस वाले के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट हमारा स्टाफ हाइजीन एंड ड्रेस कोड। तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं, राइट फ्रॉम द आशा टू द स्पेशलिस्ट पोस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सबका अपना एक यूनिफॉर्म होता है ना। जैसे, और अगर मैं कम्युनिटी आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर की बात करूं, तो आपकी टीम में जो जो लोग हैं, तो आपकी टीम में एक हो गई आशा कार्यकर्ता, एक हो गई एएनएम, एक हो गई आशा सहयोगी, एक हो गया एनपीडब्ल्यू, और एक हो गई एलएचवी। तो ये आपकी टीम के लोग हैं, और आपको मालूम होगा कि इन सभी का यूनिफॉर्म है। जो हमारी आशा कार्यकर्ता है वो हमारी ब्राउन पर्पल साड़ी पहनती है, आशा सहयोगी ब्राउन साड़ी पहनती है, एएनएम ग्रीन साड़ी पहनती है, एलएचवी स्काई ब्लू साड़ी पहनती है। आप लोगों का ड्रेस कोड आपका, आप लोग कोट पहनते हो, है ना। तो आपके जितने भी स्टाफ है आपके साथ में जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म में पर डे रहता है कि नहीं रहता है। अगर नहीं रहता तो उनको यूनिफॉर्म में रहने के लिए बोलो, अगर उनको बैजेस मिले हुए, नेम टेग वगैरह मिला है तो वो बराबर से उनको पहनने के लिए बोले। और साथ में जो भी हमारा स्टाफ है वो खुद साफ सुथरा हाइजीनिक रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पेशेंट से डील कर रहे हैं, तो हमारे नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए, हमारी यूनिफॉर्म धुली हुई होनी चाहिए, हमारे बाल प्रॉपरली बंधे हुए होने चाहिए टाइट वगैरह, ताकि बाल वगैरह हमारे झड़े नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि मेरा जितना भी स्टाफ है वो प्रॉपरली हाइजीनिक और ड्रेस कोड में सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये हमारा थीमेटिक हाइजीन एंड प्रमोशन वाला एड वाला हमारा थीमेटिक एरिया हुआ। अब ये हमारा सबसे आखिरी वाला थीम है, थीम जी, बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री वॉल। अभी तक मैंने जितनी बात करी थी वो सारी के सारी मेरी अपनी संस्था के, अपने जो बिल्डिंग है मेरी, उस बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग की बाउंड्री है उसके लिए बात करी थी, है ना। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ये बात है मेरी मेरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिस गांव में है उस गांव के सराउंडिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके 4 कंपोनेंट, 4 क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया के अंतर्गत 20 चेक पॉइंट्स दिए हैं, 40 मार्क्स है, और इसका वेटेज भी 16.6 है, ठीक है। तो इसमें हमको हमारे गांव में स्वच्छता को प्रमोट करना है। तो स्वच्छता को प्रमोट तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो आपको आपके स्टाफ के अलावा उस विलेज में जो भी दूसरे सरकारी विभाग के सर्विस प्रोवाइडर्स है वो, और गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल करना होगा, ठीक है। तो जितने शासकीय कर्मचारी हैं उसमें हो गए शिक्षक हो गए, स्कूल टीचर सारे आ जाएंगे, पंचायत सचिव आ जाएगा, है ना। फिर आपकी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आंगनवाड़ी सहायिका हो गई, आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर हो गए, तो ये सारे शासकीय कर्मचारी हो गए। फिर उसके बाद आपके पंच, सरपंच, कोई प्रभावी व्यक्ति, इन सबकी आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, और जिनके माध्यम से आपको उस आपके गांव में पूरी जगह पर साफ सफाई की व्यवस्था करनी है। कचरा डालने के लिए आपका कचरा कूड़ेदान वहां पे लगाने हैं, जितनी रोड्स है उन रोड्स को प्रॉपर मेंटेन करवाना है,
और जहाँ कहीं भी वाटर क्लॉगिंग हो रही है, उस क्लॉगिंग को दूर करने के लिए आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है। जो नालियां है, कच्ची पक्की नालियां कच्ची है, पानी इधर उधर बह रहा है, तो पानी ना बहे उसके लिए व्यवस्था करवानी है। तो ये सारे काम हमको बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री वॉल करना है। और साथ ही साथ में अगर वहां पे कोई गार्डन वगैरह है तो आप एक गार्डन वहां पे बनाने के लिए लोगों का सहयोग लेकर के वहां पे गार्डन बनाइए। तो ये वाला जो है बियॉन्ड द बाउंड्री हॉस्पिटल बाउंड्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें करने के लिए आपका नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है और कितना आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रह रहे हो उस पर निर्भर करता है। तो क्योंकि ये काम करने के लिए आपको अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रतिदिन जाना पड़ेगा और लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये सारे हमारे जितने भी क्राइटेरिया है उस पर हमको काम करने की बात मैं कह रही हूँ। तो आपको किस तरीके से काम करेंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आपको 2 टीम बनानी पड़ेगी। एक टीम रहेगी आपकी जो इंटरनल, एक आपकी क्लोज टीम जो इंटरनल आपका जो कायाकल्प की संस्था का करना है वो एक टीम बनेगी। और एक टीम बनेगी आपकी एक्सटर्नल टीम बनेगी। इंटरनल टीम में मैंने आपको बता दिए सारी एएनएम, आपकी एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, है ना, और आपके एलपीडब्ल्यू, एलएचवी, इनके साथ मिलकर के आप टीम बनाइए। और टीम बना करके आप ए से लेकर के आपका एफ तक जितने भी आपके मैंने थीमेटिक एरिया है उसके बारे में उनको जानकारी दीजिए और उनसे पूछिए कि आप इसमें से कौन सा काम वो लोग करेंगे। तो जो काम जो व्यक्ति करना चाहता है उसको वो काम दे करके उस पर आप लोग धीरे धीरे काम कराना चालू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको सबका सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी संस्था पे काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी टीम आपकी जो एक्सटर्नल टीम बनानी है जिनके बारे में मैंने बताया है वो वाली टीम बनाइए और उनके बीच में ये जी वाला सेक्शन है इसके बारे में बताइए। और उनको ये भी बताइएगा कि अगर हमारी संस्था को कायाकल्प का सर्टिफिकेशन मिलता है तो हमारी संस्था पे और भी काम करने के लिए शासन स्तर से पैसा मिलेगा, है ना। तो अगर जो सबसे मिनिमम अमाउंट 25,000 है और मैक्सिमम अमाउंट 1 से 1.5 लाख तक का जाता है इसमें। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छे पॉइंट्स लेकर के आएंगे, आपको उतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपकी संस्था के लिए मिलेगा। तो जो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है तो उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज जितने लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके बीच में अलॉट डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक छोटा सा अमाउंट आपकी संस्था के अपकीप के लिए उसको इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से हमारी इसका पूरा कायाकल्प का पूरा ये मैकेनिज्म है ये। तो आपने जो इंटरनल एक्सटर्नल टीम जो बनाएंगे तो इस टीम की आप पर मंथ मीटिंग लीजिए, रजिस्टर मेंटेन करिए और जितनी भी मीटिंग करते हैं उसके आप मिनट्स उसमें नोट करिए कि आज की बैठक हुई थी, आज की बैठक में ये इन बिंदु पर चर्चा हुई है और इस व्यक्ति ने ये काम करने की अपनी सहमति जताई है और ये काम वो अगले 1 सप्ताह में करके देगा या अगले 4 दिन में कंप्लीट करके देने वाला है। तो इस प्रकार से आप पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करिए ताकि आप सारी चीजों को मिनिटाइज कर सके और जो व्यक्ति ने काम नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति को बुला करके अलग से बात करके उसको उस वाले जो काम नहीं हुआ है उस काम को पूरा करवाइए। तो हमारा मैं चेकलिस्ट की जो बात कर रही हूँ तो उस चेकलिस्ट में हमारे असेसमेंट के 4 मेथड होते हैं। पहला हमारा मेथड है ऑब्जर्वेशन का, मतलब जो भी व्यक्ति जाएगा वो जितने भी चेक पॉइंट है उस चेक पॉइंट पे ऑब्जर्व करेगा, फिर स्टाफ इंटरव्यू करेगा, फिर जो भी चेक पॉइंट्स है उसके रिकॉर्ड रिव्यू करेगा क्योंकि जितने भी आपको काम दिए जा रहे हैं उसमें चेकलिस्ट में जो भी काम आपको दिया गया है तो उन सबके रजिस्टर्स मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि रिकॉर्ड रिव्यू मतलब आपको एविडेंस कहाँ से मिलेगा, रजिस्टर से मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद काम आप लोग सर्विसेज क्वालिटेटिव सर्विसेज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और लोग सेटिस्फाई है नहीं आपकी सेवा से है कि नहीं है ये जानने के लिए फिर पेशेंट इंटरव्यू होता है। तो हमारे पास 4 का असेसमेंट मेथड है, ऑब्जर्वेशन, स्टाफ इंटरव्यू, रिकॉर्ड रिव्यू एंड पेशेंट इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर फुल कंप्लायंस है तो 2 पॉइंट है, अगर पार्शियली कंप्लायंस है तो 1 पॉइंट है और नॉन कंप्लायंस है तो 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी चेकलिस्ट को इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम लोग उसको फिलअप करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये मैं बता ही चुकी हूँ, ये वाला भी आगे तो अब ये है हम लोग जो चेकलिस्ट भरेंगे और चेकलिस्ट के अंतर्गत हमारे जो गैप्स निकल करके आ रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से प्रायोरिटाइज करें क्योंकि गैप्स तो बहुत सारे निकलेंगे। तो मैं ऐसा कौन सा काम को पहले करूं ताकि मुझे कम समय में
ज्यादा पॉइंट मिल सके। ठीक है, तो हमको कौन सी चीजों को लेना चाहिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हो। जैसे अपन देखते हैं जो पेड़ पे नीचे की तरफ जो फल लगा है, पक्का एक ऊपर भी फल लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे का फल लगा उसको तोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा हम लोग कायाकल्प में भी करना है कि जो फल हमको सबसे नीचे लगा हुआ दिख रहा है हम उसको तोड़ लें, है ना। तो हमें उस पर फोकस करना है और ऐसी चीजों को देखना है जिसमें मुझे मेरे खुद के एफर्ट से मेरा काम हो जाए, मुझे मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़े, मतलब कम से कम समय में कम संसाधनों के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकूं और ऐसा उस काम से मुझे मेरी विजिबिलिटी मिले, है ना। और उसके कारण से कोई भी ऐसा उससे कोई क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उसको करने से मुझे डिमोटिवेशन भी ना हो और साथ में मेरा जो ह्यूमन फैक्टर है मैं उस पर काम कर सकूं। तो इसका मैं एक अच्छा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने जो फैसिलिटी अपकीप में एक पॉइंट आया है उसमें कि आपकी संस्था पे इल्यूमिनेशन कैसा है करके एक है, मतलब प्रॉपर लाइट रिसोर्स का एक क्राइटेरिया है। तो लाइट रिसोर्स के क्राइटेरिया में दिया है कि आपके यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है और लो रिसोर्स लाइट लगी है क्या, तो CFL लगी है क्या। तो सबसे पहले आप तो अपनी संस्था पे ही आपको मालूम है कि मेरी कहाँ का लाइट लगी कहाँ नहीं है। जहाँ जहाँ लाइट नहीं लगी हुई है वहां पे CFL लगा दो और जहाँ पे आपकी येलो नॉर्मल लाइट लगी हुई है उसको हटा करके CFL लगा दो। तो ये क्या हो गया, सबसे लो हैंगिंग फ्रूट था लाइट लगाना। तो एक आपने लाइट नहीं होने का आपको 0 पॉइंट मिल रहा था और एक दिन में आपने काम कर दिया, आपके वो पॉइंट कन्वर्ट हो गए 2 में, है ना। अगर आपके यहाँ पे कहीं सामान आपका ओपीडी में आपके जो जितना भी सामान रखा हुआ है प्रॉपरली अरेंज नहीं है, आपने वहां एक दिन बैठ करके प्रॉपर सारा सामान जब 5S लगा करके आपने उसको अरेंज कर दिया तो आपका ये वाला काम भी हो गया। तो आपकी जो चेकलिस्ट पूरी बनी हुई है उस चेकलिस्ट में आप जब पॉइंट्स देंगे 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 पॉइंट देने के बाद जो 2 नंबर के पॉइंट्स है उस पर तो काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो। 0 और 1 में आपको दो बाइफरकेट करना है कि ऐसा कौन सा काम है जो मेरे अकेले से हो जाएगा तो फटाफट हो जाएगा, उसको आप अलग कर दीजिए। और ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे दूसरे लोगों की हेल्प की जरूरत है, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हूँ मैं। तो फटाफट जो आपका फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है कि कम समय में थोड़े से एफर्ट से मैं ज्यादा पॉइंट्स ले लूं तो फटाफट निपटा लीजिए आप लोग। कि जो दूसरा वाला जो पार्ट है उस पर जितने लोगों की जरूरत हेल्प की जरूरत पड़ रही है उन लोगों को उनको ब्रीफ करके उनसे हेल्प लेकर के वो वाला काम कराइए। तो इस प्रकार से अगर आप अपना काम करना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को 1 महीने से ज्यादा भी समय लगेगा अपनी संस्था को कायाकल्प सर्टिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस ओरिएंटेशन के बाद जो चेकलिस्ट आपको दी जाएगी तो आप लोग उस चेकलिस्ट में एट द अर्लीस्ट आप लोग उसका इंटरनल असेसमेंट करके अपनी चेकलिस्ट सबमिट कर दीजिए ताकि आप लोगों को कहाँ कहाँ गैप है पता चले। ठीक है, और आप लोग खुद से असेसमेंट कर रहे हो तो 2-2 पॉइंट्स मत दीजिए। अगर 2 पॉइंट दे दिया तो आपको कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। आपने 0 और 1 दोगे तो हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी, है ना। तो आप लोग लीनियंटली मत दीजिएगा, क्रिटिकली और एनालिटिकली अपने अपने आप को मार्क्स दीजिए 0, 0, 1, 2। ठीक है, ताकि हम हमारी संस्था को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। अब चेकलिस्ट कैसी है मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा 2-4 पॉइंट्स दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको थीमेटिक एरिया बताया, फिर क्राइटेरिया बताया, फिर चेक पॉइंट्स बताया। तो किस प्रकार से थीमेटिक और आपका क्राइटेरिया और चेक पॉइंट्स काम उसको मेंशन करेंगे वो दिखाती हूँ। ये हाँ नेक्स्ट ले लो। ये हमारा फर्स्ट पेज होता है, मतलब फर्स्ट पेज में चेकलिस्ट का ऊपर वाला पार्ट है। तो आप ये देखिएगा इसमें सारा यहाँ पे पूरे मेरे थीमेटिक एरिया पूरे दिए हुए 7 थीमेटिक एरिया दिए हैं और इस ये जो चेकलिस्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, तो इसमें क्या किया मैंने सारे चेक पॉइंट पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए मेरे यहाँ पे 50 का स्कोर दिख रहा है। तो आप लोगों के साथ में हम लोग एक्सेल की शीट शेयर करेंगे। तो एक्सेल की शीट जो हम आपको देंगे वो फॉर्मूला ड्रिवन है, फॉर्मूला उसमें लगे हुए हैं। तो उसमें आप लोग कोई भी छेड़खानी मत करिएगा, बस जहाँ पे पॉइंट्स देने हैं वहां पॉइंट देते चले जाइएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो ये वाला शीट है ना, आपका स्कोर यहाँ पे बन करके आ जाए। ठीक है, तो ये बता ही चुके हम कि हमारे ए से लेकर के जी तक है, एरिया ऑफ कंसर्न 10 है, चेक पॉइंट 20 है, मैक्सिमम स्कोर 40 है। तो सारे सबके अलग अलग है ये बात। बस बना करते इसको।
तो ये हमारी चेकलिस्ट चालू हो गई है। अब इस चेकलिस्ट में देखिएगा ऊपर में आपके हाथ के एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिएगा रेफरेंस नंबर दिया है, फिर क्राइटेरिया दिया है, फिर असेसमेंट मेथड दिया है, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, कंप्लायंस मतलब स्कोर क्या दिया है, और लास्ट में हमारा रिमार्क आता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया मेरा येलो जो लाइन दिख रही है, येलो वाले इसमें मेरा एरिया ऑफ ये है, मेरा थीमेटिक एरिया है। ठीक है, तो थीमेटिक एरिया मेरा क्या दिया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपकीप, ए वाला, ए बताया था ना मेरा रेफरेंस, उसमें ए आएगा। थोड़ा सा इधर वाला दिखा ना, वाला इधर ये ए नहीं दिख रहा मेरा इस तरह। हाँ ठीक है, तो अभी देखिएगा रेफरेंस नंबर ए का मतलब ये हो गया मेरा थीमेटिक एरिया ए है, जिसमें हॉस्पिटल या फैसिलिटी अपकीप की बात कर रही हूँ। ग्रे वाला जो कलर दिख रहा है, ग्रे मतलब मेरा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मैंने आपको ए में बताया था, पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल की बात करी थी मैंने। तो अब पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल में मेरे 2 चेक पॉइंट दिए गए, थोड़ा सा बढ़ा दो इसको हल्का सा। अब इसमें आप देखो 2 चेक पॉइंट दिए हैं, क्योंकि कहा ना कि हर इसमें दो चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चेक पॉइंट क्या है इसमें, नो स्ट्रे एनिमल्स विद इन द फैसिलिटी प्रीमाइसेस, मतलब मेरी संस्था का जो बाउंड्री वॉल है उसके अंतर्गत कोई भी जानवर नहीं दिखना चाहिए, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना गाय, ना सुअर, कोई नहीं दिखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये देखा। तो सब इसमें फिर मैंने मेरा असेस करने का तरीका क्या है, मेरा ओबी और एसआई है। ओबी मतलब ऑब्जर्वेशन, एसआई मतलब स्टाफ इंटरव्यू, है ना। फिर नेक्स्ट मेरा दिया है मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन। मैं इसको कैसे वेरीफाई करूंगी, तो वेरीफाई करूंगी मैं, जैसे मैं आपके फैसिलिटी पे आ रही हूँ, तो मैं वहां पे क्या ओबी और एसआई के थ्रू में करूंगी और देखूंगी कि ऑब्जर्व फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स such as dogs, cats, cattle, pigs, etc. within the premises. Also discuss with the facility staff. तो मैं आकर के पूरी संस्था पे पूरा चक्कर लगाऊंगी और मैं देखूंगी कि कहीं पे मुझे कोई जानवर नजर तो नहीं आ, और साथ में मैं ये भी देखूंगी कि कोई बाउंड्री वॉल या कोई आपकी हेज लगी हुई है, कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, ताकि जानवर को अंदर आने के लिए कोई जगह तो नहीं है आने के लिए, है ना। तो ये चीज मैं देखूंगी। अगर मैं निश्चिंत हो गई कि इस संस्था पे पूरी बाउंड्री वॉल फिक्स है, कोई जानवर अंदर नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर दे दूंगी। और अगर मुझे एक भी जानवर दिख गया तो मैं क्या करूंगी, 0 नंबर दूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते चले जाएंगे। अब सेकंड वाला पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द फैसिलिटी। जो जीव जंतु आते हैं तो उसके लिए आपकी संस्था पे कोई व्यवस्था करी गई है कि नहीं है। अब इसका मेथड कौन कौन सा है, स्टाफ इंटरव्यू है, आरआर है, रिकॉर्ड रिव्यू है, प्लस ओबी है, ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसमें तीनों चीजें कैसे करेगी, तो स्टाफ इंटरव्यू के लिए मैं पूछूंगी कि आपके यहाँ पे कीड़े मकोड़े निकलते हैं कि नहीं है। आप अगर कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो आपने क्या किया, ये मैंने स्टाफ से पूछा। तो स्टाफ ने बताया कि यहाँ कीड़े मकोड़े निकलते थे, तो हम लोगों ने इसमें दवाई डाल दी, और दवाई डालने से अब हमारे यहाँ पे कोई कीड़े नहीं निकलते। ठीक है, तो उन्होंने बताया। मैं पूरी संस्था पे घूमूंगी, देखूंगी कि कहीं पे कोई मुझे अभी भी कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने पेस्टिसाइड मंगाया था और हमने इसमें लगा दिया है। तो मैं फिर उनका रिकॉर्ड देखूंगी कि क्या वाकई में इन्होंने पेस्टिसाइड मंगाया था। अगर मंगाया था तो इनके रिकॉर्ड में परचेज का जो खरीदा गया है तो उसका तो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए पेस्टिसाइड की, कि मैंने 5 लीटर का पेस्टिसाइड खरीदा, 1 लीटर का खरीदा, जो भी कुछ खरीदा है उसकी एंट्री होनी चाहिए, है ना। और कितने पैसे का लिया है उसके वहां पे दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, और दूसरा मैं ये भी देखूंगी कि अगर उसने कहा कि मेरे यहाँ पे चूहे पहले बहुत थे, अब चूहे पकड़ करके हम लोगों ने उसकी दवाई डाल करके चूहे को भगा दिया है, ये हम लोगों ने चूहेदानी खरीद के उसको ये किया है, तो मैं उनके रिकॉर्ड में देखूंगी स्टॉक रजिस्टर में कि रैट ट्रैप खरीदने का उनके पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं है। तो इसी प्रकार से सारे जितने भी मैंने आपको थीमेटिक एरिया बताया, ग्रे में आपको क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया के अंतर्गत दो चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपको इसी चेक पॉइंट के साथ में देखते चले जाना है, जहां जहां रिकॉर्ड रिव्यू की हम बात कर रहे हैं तो उन चीजों का रिकॉर्ड वहां पे होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम हमारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट चल रहा है, इसमें मैक्सिमम जगह पे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है उस मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन के आधार पर आप एक एक चीजों को असेस करिए और अपने आप को इसमें नंबर दीजिए। ठीक है, और नंबर आप बिल्कुल ही जुडिशियसली दीजिएगा। मेरी संस्था है, हाँ मैंने कर लिया, जो चीज हो गई होगी, हो जाएगी, उसके बाद ही पॉइंट्स दीजिए। ठीक है, तो आप ये पूरा आपने नंबर दे दिए,
नंबर में से जहां 0 और 1 मिल रहा है उन चेक पॉइंट्स को आपने उठाया और उन चेक पॉइंट पे काम करना शुरू कर। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें खरीदनी है, जो सामान नहीं है उसकी डिमांड करिए। सबसे पहले तो डिमांड करिए और ब्लॉक से मांग लीजिए। और अगर आपके पास पैसा है, आपके पास भी अनटाइड का पैसा, अगर जिसके पास है वो अनटाइड के फंड से ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। जो सामान आपको बायोमेडिकल वेस्ट का चाहिए है, आपको लाइट चाहिए है, या पंखा टूटा फूटा उसको लगाना है, कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग आपकी लूज पड़ी हुई है उसको ठीक करना है, दरवाजे खिड़की टूटे फूटे हैं, किटक में टूट गई है, उसकी भी रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। बाहर बाउंड्री वॉल लगानी है तो बाउंड्री वॉल आपको सीमेंट की बाउंड्री वॉल ही जरूरी नहीं है, आपने पेड़ की जो हेज लगाते हैं ना उसकी भी बाउंड्री वॉल लगा सकते हैं। हमेशा इसकी जरूरी नहीं है, सीमेंट की बाउंड्री वॉल जरूरी नहीं है। अगर सपोज आपके पास आधी सीमेंट की बाउंड्री वॉल बनी हुई है और आधी टूटी हुई है तो कोई बात नहीं, आप आधी आपकी इसकी हेज वाली बाउंड्री वॉल लगा लीजिए। बस पर्पस ये है कि कोई भी बाहरी जानवर हमारी संस्था के अंदर नहीं आ सके, एक प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए वो। ये हमारी संस्था का एक क्या बोलते हैं ना, एक दायरा कितना है वो दिखाने के लिए हमको बाउंड्री वॉल की जरूरत होती है। ठीक है। पानी कहीं बह रहा है उसके लीकेज के लिए आपके पास कुछ है कि नहीं, नल बह रहा है तो नल की रिपेयरिंग के लिए आपके पास पैसा, तो वो सारी चीजें आप अपने आपके पास जो अनटाइड फंड दिया गया है उसके माध्यम से ये सारा काम कर सकते हैं। और इन सब चीजों को करने के लिए राज्य स्तर से लेटर गया हुआ है। कल भी हम लोगों ने ऐसा सेशन लिया था तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट ने हमको रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे पास क्लीनिंग के लिए स्टाफ नहीं है, तो क्लीनिंग के लिए स्टाफ के लिए जो भी निर्देश देने हैं हम यहाँ से आप लोगों को दे देंगे ताकि आपके संस्था पर क्लीनिंग के लिए स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल हो। क्योंकि अभी आप लोग खुद से क्लीनिंग कर रहे हो अपनी संस्थाओं के, ऐसा सुनने में आया है, तो क्लीनिंग के लिए हम आपके यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप करके 10 तारीख तक आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट करके प्लीज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सीपीएससी कंसल्टेंट है उनको मेल कर दीजिए। और सीपीएससी कंसल्टेंट ये सारी चेकलिस्ट हम लोगों को स्टेट लेवल पर एचडब्ल्यूसी का जो मेल आईडी है उसमें आप लोगों को भेज दीजिए। सब उतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सवाल एक एक करके पूछिएगा। हैंड रेस कर दीजिए जिसको सवाल पूछना है। है किसी के सवाल? तो हाँ जी। गुड इवनिंग मैम, मैं रीवा जिले से बात कर रही हूँ, अनुपमा मिश्रा। हाँ बोलिए। मैम मेरे यहाँ जगह नहीं है बाउंड्री करवाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, नहीं बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है, कोई नहीं, क्योंकि 2 ही पॉइंट कटेंगे उसमें, है ना। यस मैम। ज्यादा हमको 70% तक लाना है, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़ करके जो हमारे कंट्रोल में है हम उनको कर ले, है ना। कई जगह पे आएगी प्रॉब्लम वाले की बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण, तो कोई परेशानी नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप सभी लोग अपना अपना नाम, एचडब्ल्यूसी का नाम और जिले का नाम डाल के अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें अटेंडेंस के लिए चाहिए रहेगा। और किसी का सवाल नहीं है तो मैं यहीं पे वाइंड अप करूं, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप लोग प्लीज कोई भी अगर कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं। 9425015589। हाँ, मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में, मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है, आप लोग उसमें से नंबर उठा लीजिए। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट है या आपको स्टेट लेवल से हेल्प की जरूरत है उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट को फुलफिल करने के लिए, तो आप लोग प्लीज यहाँ पे इन्फॉर्म करिए, हम लोग हमारी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो फिर हम यहीं पे इसको वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू।